मेरे सभी मित्रों को हृदय से नमस्कार। दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सबों का अपने मंच ठाकुर साहब बिहार पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबों को पता है कि शाम के 6 बजे और ये वक्त हमारे मंच पर न्यूज बुलेटिन का होता है। तो दोस्तों, समय बिल्कुल न बर्बाद करते हुए सीधा बढ़ेंगे खबरों की ओर। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। दोस्तों, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी ने संसद में आज अपना पहला अभिभाषण दिया। इस दौरान उन्होंने अपने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी सरकार बेहद सशक्त और निर्णायक सरकार के रूप में पूरी दुनिया में पहचान बना चुकी है। सरकार के कुछ ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र करते हुए महामहिम ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा कि सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से धारा 370 और 35A को हटाकर यह साबित किया है कि ये कड़े फैसले लेने के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त सरकार है। ये निर्णायक फैसले लेने में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करती है। मिला जुला कर दोस्तों, अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों के इर्द गिर्द घूमता रहा और ऐसा ही सामान्यतः हर राष्ट्रपति के अभिभाषण में होता है, जो कि आज भी हुआ। और सरकार ने इस अभिभाषण की बहुत तारीफ की और स्वागत भी किया है। हालांकि विपक्षी दलों के अनुसार ये एक रटा रटाया स्क्रिप्ट मात्र था, जो कि सरकार की तरफ से महामहिम को सुपुर्द कर दिया गया था, जिसे महामहिम ने सिर्फ पढ़ दिया है। बढ़ेंगे दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, जो कि हमारे विपक्ष के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री पद के सशक्त दावेदार जो 2024 में होने जा रहे हैं, श्रीमान राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा का भव्य समापन हो चुका है। कश्मीर के श्रीनगर में इस यात्रा का समापन समारोह बेहद धूमधाम से संपन्न हुआ और राहुल गांधी ने रैली भी आयोजित की थी। हालांकि इस समापन समारोह पर भाजपा ने सवाल भी उठा दिए दोस्तों। दरअसल श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल गांधी ने तिरंगा झंडा भी फहराया, लेकिन उस तिरंगे के ठीक बगल में राहुल गांधी का एक कटआउट लगाया गया था, जो तिरंगे से भी ऊंचा था। इस बात को लेकर भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और राजनीति की। मेरी नजरों में राजनीति है ये दोस्तों। उसके अलावा राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में आज सहानुभूति कार्ड भी खेला। अपने स्वर्गीय पिता श्री राजीव गांधी जी को याद किया। मोबाइल दिखाते हुए उन्होंने जनसभा से कहा, ये आपके लिए मोबाइल हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, मेरे लिए कुछ और है। मैं जानता हूं सैनिकों के घर जब फोन आते हैं कि वो शहीद हो गए तो कैसा फील होता है। मैं अमेरिका में था जब मुझे मेरे पिता के एक मित्र का फोन आया और उन्होंने बोला कि आपके पिता नहीं रहे। तो इन सब बातों से वो बहुत भावनात्मक भी दिखे। और खैर, भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ। लगभग 5000 किलोमीटर और 4 महीने से भी अधिक समय तक इस कठिन यात्रा को अंजाम दिया है राहुल गांधी ने। एक तारीफ तो बनती है। हालांकि सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है। भाजपा की नजरों में यह भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ और सिर्फ दिखावा थी और जनता को मूर्ख बनाने का एक तरीका मात्र था। तो दोस्तों, बढ़ेंगे अगले खबर की तरफ, जो कि अडानी ग्रुप से आ रही है। अडानी और हिंडनबर्ग का विवाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि आज अडानी ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। दोनों तरह की खबरें हैं। शुरुआत करेंगे बुरी खबर से। दोस्तों, बुरी खबरों में अडानी ग्रुप के लिए अगर बात करें तो सबसे 3-4 ट्रेडिंग दिन के बाद लगभग 35% तक अडानी ग्रुप के शेयर लुढ़क चुके हैं। देश नहीं, दुनिया में तीसरे नंबर के धनी इंसान गौतम अडानी जी आज टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। और दोस्तों, करीबन 5 लाख करोड़ रुपया अडानी का स्वाहा हो चुका है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट की ताकत का असर है ये। लेकिन
कुछ अच्छी खबरें भी गौतम अडानी के लिए हैं जो मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अडानी ग्रुप ने बयान जारी कर कहा था कि हमारे एफपीओ को असफल करने के लिए इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, भारत की संस्थाओं पर सुनियोजित विदेशी हमले हो रहे हैं, इस तरह का बयान उनके तरफ से आया था। तो इस मामले में एक अच्छी खबर अडानी ग्रुप के लिए यह है कि यूएई की राजधानी अबू धाबी स्थित एक बहुत बड़े कंपनी जिसका नाम IHC है, IHC मार्केट कैप के लिहाज से अबू धाबी की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उसने अडानी ग्रुप के 20,000 करोड़ के एफपीओ जो आने वाला है उसमें करीबन 3261 करोड़ रुपया निवेश करने की घोषणा कर दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसी कंपनी में इतना बड़ा निवेश जो कंपनी विवादों में है, जिसके ट्रांजैक्शंस को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस पर क्लियर आरोप है कि आपने शेयर प्राइस को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, प्राइस मैनिपुलेट किया। दोस्तों, एक और बात हमारे दर्शक शायद एफपीओ का मतलब नहीं समझ रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा 2 लाइन में एफपीओ क्या होता है। आपने आईपीओ का नाम जरूर सुना होगा। कोई भी नई कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो आईपीओ लाती है। इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार जो कंपनी लिस्ट होने आती है वो अपना प्राइस शो करती है और उस प्राइस पर पब्लिक को बोलती है हमारी कंपनी में आप पैसा लगाओ, मेरे शेयर्स खरीदो, ऐसा ऐसा मेरा प्लान है, मेरी कंपनी ये काम करती है, और लोग उसमें पैसा लगाते हैं, वो आईपीओ होता है। लेकिन जो कंपनी ऑलरेडी शेयर मार्केट में है, जैसे अडानी इंटरप्राइजेस, वो अगर फिर से पब्लिक से पैसा लेना चाहे तो वो एफपीओ लाती है। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, मतलब जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है वो अपने शेयर्स को दोबारा से फिर से पब्लिक को बुलाती है कि आओ हम अपने शेयर बेच रहे हैं, खरीदो। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये अंतर है दोनों में। तो इनके एफपीओ में बहुत बड़ा हिस्सा अबू धाबी की इस बड़ी कंपनी ने खरीदा है। वैसे बताता चलूं कि ये जो बड़ी कंपनी है अबू धाबी की IHC, ये पहले से भी अडानी ग्रुप पर बहुत भरोसा करते आई है और इन्होंने इससे पहले करीबन 16,000 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप में निवेश किया था। तो इस तरह की अभी खबरें चल रही हैं और विवाद चालू है। इस पर हमारी नजर बिल्कुल बनी रहेगी और आपको रोज अपडेट करेंगे। दोस्तों, बढ़ेंगे अब अगले खबर की तरफ और बात करेंगे आम बजट से संबंधित। संसद में बजट सत्र का प्रारंभ हो चुका है और कल यानी 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी, माननीय वित्त मंत्री, हमारा आम बजट पेश करेंगी। मध्यम वर्गों को, कंपनी वालों को, कॉरपोरेट्स को, व्यापारियों को, सबों को उम्मीद है कि इस बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा आएगा। आना भी चाहिए दोस्तों, बहुत त्रस्त है जनता महंगाई से। लेकिन आपको आगाह करूं कि हो सकता है कि कुछ सामान के दाम महंगे किए जाएं, जैसे जो आयातित सामान हैं जो हमारे देश में दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट किए जाते हैं, उन सब चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, इसलिए वो चीजें महंगी हो सकती है। कहा जा रहा है कि ऐसा मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है, मोदी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, अपने देश के उत्पादों का प्रचार करना, बनाना और विदेशी चीज कम यूज करना, इसके तहत कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, चूंकि अपने देश में जो निर्मित उत्पाद हैं उनकी बिक्री ज्यादा हो सके। खैर, नजर बनी रहेगी आम बजट पर। कल फिर आपको बजट से अपडेट करेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, 10 साल पहले आप लोगों को याद होगा आसाराम पर एक FIR हुई थी। 80 साल के आसाराम, जिन पर अपनी ही शिष्या के बलात्कार का गंभीर आरोप लगा था, धर्म गुरु थे, बहुत बड़े गुरु माने जाते थे, आज उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये उन सबों के लिए एक सीख है जो धर्म की आड़ में गलत काम करते हैं। हम कानून का, अपने संविधान का और अपनी न्यायपालिका का सम्मान करते हुए इस फैसले का स्वागत करते हैं।
दोस्तों बढ़ेंगे अगले खबर की तरफ, जो कि आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अब हैदराबाद न होकर विशाखापत्तनम होगी। आज आंध्र के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने यह घोषणा की। विदित हो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की ही राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, अब अलग करके विशाखापत्तनम को राजधानी बना दिया गया है। दोस्तों न्यूज बहुत ज्यादा हैं आज, इसलिए समय बढ़ते जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि सब न्यूज को लिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा। न्यूज बुलेटिन 10 मिनट का ही रखना है, इसलिए दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। कल मिलूंगा इसी वक्त इसी जगह नई खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल जरूर रखना और दुआओं में जरूर याद रखना। टेक केयर, बाय।